सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं जिन पर हम आज के शो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शो का आगाज़ मैं करना चाहती हूँ अजब करप्शन की गज़ब दास्तान से। जी हाँ, करप्शन की ऐसी दास्तान सामने आई है कि देखने वाले देखते ही रह गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साबिक DG पाक और मेयर कराची वसीम अख्तर के मुशीर लियाकत कायम खानी की, जिनके घर की वीडियोज़ कल से या मुख्तलिफ टेलीविजन पर देख रहे होंगे। और कराची के पार्क जनाब उजड़ते रहे, लेकिन साबिक DG पार्क का जी दौलत थी वो बढ़ती रही, वो खजाना वो अपने घर में जमा करते रहे। अब तक की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि 71 पार्क्स को साबिक DG पार्क्स ने सिर्फ कागजात पर बनाया है और अब तक इन्होंने 15 अरब की करप्शन की। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 15 करोड़ से जायद के जेवरात इनके घर से बरामद हुए हैं। ये आलीशान घर है लियाकत कायम खानी का, जिसकी फुटेजेस आप देख रहे हैं। 2017 से लियाकत कायम खानी की तैनाती का नोटिफिकेशन ही मौजूद नहीं है। 2003 में नाजरीन 3 करोड़ की करप्शन सामने आई थी। 18 साल तक लियाकत कायम खानी तहकीकाती इदारों पर दबाव डालते रहे कि कार्रवाई से उनको रोकते रहे। अभी जो सूरत हाल है वो 3 रेफरेंसेस नैब ने दायर करने का हुक्म दे दिया है। कल इनको अदालत में पेश भी किया जाएगा। इस हवाले से क्या तफसीलात पहले अफजल जावेद से जानते हैं, फिर इस पर हम बहस करेंगे। अफजल, मुझे बताइएगा 3 रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे, कल इनको पेश किया जाएगा, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, एक साबिक जो DG के ओहदे पर जो तैनात रहे हैं लियाकत कायम खानी पे की जो करप्शन की है उसमें नैब रावलपिंडी की जानिब से एक बड़ी पेशरफ्त है कि ये जो फ्रंटमैन बताए जा रहे हैं कि अहम शख्सियात के हवाले से, और इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाने के बाद आज उन्हें कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और कल इस्लामाबाद की इंतखाब अदालत में जो जिस्मानी रिमांड है उसके लिए पेश किया जाएगा। तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन है लियाकत कायम खानी से वो शुरू कर दी जाएगी कि किस तरीके से इन्होंने अरबों रुपए की जो जायदादें हैं, जो असाते हैं वो बनाए हैं। तो एक अहम पेशरफ्त है जब उन्हें कल इस्लामाबाद की इंतखाब अदालत में पेश किया जाएगा और जब उनसे पूछगछ की जाएगी कि वो कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनके फ्रंटमैन के तौर पर वो काम करते रहे हैं। तो सबसे बढ़कर जो 71 पार्क हैं और 2012 में जो बेनजीर भुट्टो पार्क के नाम पे 24 करोड़ का चूना लगाया, घर में से जो कीमती गाड़ियां बरामद हुई, सोने सेक्स बरामद हुए, तो ये तमाम मामलात हैं कि अब बंद जो गुत्थी थी कि अरबों रुपए का ये स्कैंडल है जाली बैंक अकाउंट केस में, वो कौन कौन सी शख्सियात हैं। अभी जब नैब इन्वेस्टिगेशन करेंगी और ज़ाहिर बताने के 14 रोज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस्लामाबाद की इंतखाब अदालत से इत्तला की जाएगी, जिसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। अच्छा अफजल, ज़ाहिर जाली अकाउंट केस तक महदूद नहीं रहेगी कहानी, 3 रेफरेंसेस और मजीद इनके खिलाफ दायर किए जाएंगे, उसके हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, ये मुख्तलिफ जो है केसेस हैं लियाकत कायम खानी के खिलाफ, जिसमें नैब जो पार्क्स के मुतालिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलहदा करी है, जो इनके खाते हैं उनमें इतने इजाफा किस तरीके से किया गया उस तमाम अमूर के ऊपर भी जो है इन्वेस्टिगेशन करी। साथ साथ जो करोड़ों की जो करप्शन की है उन्होंने अपने दौर में और जिन जिन शख्सियात को नवाजा है, जो जो अफसरान इनमें मुलव्वस रहे हैं, वो तमाम ये मामलात हैं जिनके जरिए इन्वेस्टिगेशन करी है नैब की टीम। और इसके ऊपर जो आपको बताता चलूँ कि DG नैब रावलपिंडी है अरफान मंगी, वो भी गहरी नजर रखे हुए हैं जाली बैंक अकाउंट के हवाले से। वो तमाम अहम शख्सियात को लेकर बड़े यकीन है कि किसी भी तरीके से जल्द ये तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जा सके और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कानून के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका अफजल जावेद, हमें आगाह कर रहे थे और हमने इस तमाम तरह सूरत हाल पर मेयर कराची से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे रब्ता नहीं हो पाया। दूसरी जानिब जो मुस्तफ़ा कमाल हैं साबिक मेयर, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस पर अपना कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। सईद गनी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी थी अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा मैं तो हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि लियाकत कायम खानी के ऊपर इतनी बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम हो, मैं तो मानता ही नहीं हूँ ये बात। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे शौकत बसरा साहब। लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। सर, एक ऐसा अफसर जो साबिक DG पार्क रह चुका हो, आखिरी तनख्वाह उससे 1.25 लाख की वसूल की हो, 71 पार्क्स उसने कागज़ों पे बनाए हों और 15 अरब की करप्शन उसने की हो, क्या सोच रहे हैं आप, क्या जहन में आ रहा है आपके? 25 साल पहले एक रिपोर्टर ख़बर लेकर आए मेरे पास कि जनाब यहाँ पर एक डायरेक्टर पार्क्स हैं KMC में, उन्होंने बड़ा घपला किया है और बहुत ज़्यादा पार्क्स में उन्होंने गबन किया है
تو اس خبر کو رکوانے کے لیے جتنی کوششیں کی گئی، جتنے لوگوں کے فون ہے، جتنا پریشر تھا، اس کا تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ خبر بہرحال لگی تھی لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا، کیونکہ وہ جو سسٹم تھا وہ اتنا فعال نہیں تھا اور وہ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ دیکھیں، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، کلیفٹن، نارتھ کراچی میں سارے پارک جو ہیں وہ گل و گلزار ہیں، لہلہا رہے ہیں، وہاں پودے ہیں، باہر سے منگوائے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں، اور ساحل جو ہے کراچی کا وہ جو آپ کا فوڈ کا نیا اسٹریٹ ہے 2 میل کے اس پر، وہاں سے لے کر کماڑی تک جو ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ساحل ہے۔ دنیا میں اتنا خوبصورت ساحل کوئی نہیں ہے، اتنا صاف ساحل نہیں ہے، اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے۔ یہاں پارک لگے ہوئے ہیں، ایسے پارک ہیں کہ ان کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے منگوائے ہوئے پودے ہیں جو لہلہا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ریکارڈ ہے اور اس میں یہ اربوں روپے لگ چکے ہیں۔ کسی صورت میں بھی اگر اسی ایک کیس کوئی پرسو کر لیا جائے اور پراپرلی کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ الف کو چھوڑ دیتے ہیں، بے کو چھوڑ دیتے ہیں، سین ہمارا اتحادی ہے اور جیم تو ہماری جان ہے، اور وہ جو دوسرا ہے اس کو تو بالکل ہم پوچھیں گے نہیں، اور ہم جائیں گے بس ایک کی طرف، پھر 2 کی طرف، اور اس کے بعد جا کر جتنا کچھ ہوگا ان کو ہم لپیٹ لیں گے اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، چونکہ وہ تو ہمارے پیارے ہیں، ہماری جان کے عزیز ہیں، دل و جان سے عزیز ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر یہ ہوا تو پھر یہ کباڑا ہو جائے گا اور یہ احتساب نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ کرپشن کی یہ ایک مثال، یہ تو ابھی جا رہے تھے بصرہ صاحب کی حکومت کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جا رہے تھے کہ سرکاری افسروں کی طرف جانا نہیں چاہیے، اور ان کا تو احتساب کا ان کو خوف ان کے ختم ہونا چاہیے، بس سیاسی لوگ ہی ہیں، انہی کا ہم احتساب کرتے رہیں گے۔ اس ملک کو جو بیوروکریسی نے لوٹا ہے اور پچھلے 72 سال میں جس بے دردی سے لوٹا ہے، اس کی ایک ادنا مثال ہے یہ، ایک ادنا مثال ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کھرب پتی ہیں اور جن کے اثاثے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور جن کے اثاثے جو ہیں اور وہ بیوروکریسی میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی لگا صاحب، پوائنٹ ٹیکن، ظاہر ہے وہ بات تھی 25 سال پہلے کی، اب تو معاملات دوسرے ہیں نا بصرہ صاحب، اب تو تبدیلی حکومت آ چکی ہے، اب نہ وہ دور رہا، اب نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ حکومت، تو اب تو ہم امید کرتے ہیں کہ کرپشن کے کیسز نہ صرف کھلیں گے بلکہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ بصرہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے سمیہ جو لغاری صاحب نے بات کہی، دیکھیں کرپشن اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بات 100% درست ہے کہ یہ جو سرکاری بابو ہے اس نے جو کرپشن کی ہے، چونکہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک ایس ایچ او یا پٹواری کو آپ اٹھا لیں، ڈی جی پاکس تو پھر 19 سے 20ویں کا گریڈ کا افسر ہوگا، جو ایس ایچ اوز لگاتار کراچی کے تھانوں میں، آپ تو کراچی رہتی ہیں سمیہ، اس کے اوپر آپ اپنے رپورٹر کو کہیں کہ ایک ایس ایچ او جو تھانوں پہ لگتا رہا ہو یا پٹواری ہو یا تحصیلدار ہو، وہ کس گریڈ کی نوکری ہے، 14 یا 15 کی، آپ کو ان کے اتنے اثاثے نظر آئیں گے، بچے بہترین سکول اور کالجز میں پڑھتے نظر آئیں گے، گاڑیاں ہوں گی، گھر ہوں گے، اور بچے فارن اور ابراڈ بھی پڑھ رہے ہوں گے اور بہت ساری جائیدادیں ان کی بے نامی کی ہوں گی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری حکومت کا یہ تہیہ ہے کہ کرپٹ آدمی خواہ وہ کسی ادارے میں ہو، خواہ سیاست میں ہو، تمام لوگوں کے خلاف بلا تمیز احتساب جاری ہے۔ اور یہ جو پکڑے گئے ہیں لیاقت قائم خانی، جیسے پیر ویسے مرید، لغاری صاحب نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، یہ کن لوگوں کے پروردہ ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے پروردہ ہیں جو ان کو یہ ایسی پوسٹنگ دیتے رہے، جو ان سے کمیشن کھاتے رہے اور وہ ان کی ناک کے نیچے مال بناتے رہے۔ نہ صرف مال بناتے رہے سر، وہ ان کو مال دیتے بھی رہے، یہ حصہ کئی سیاست دانوں کو بھی گیا ہے، ظاہر ہے اب ان کے نام بھی آئیں گے۔ سمیہ میں تو آپ کو پتا ہے بات بڑی کھل کے کرنے کا عادی ہوں، میں ایک محکمے کا میئر ہوں یا میں ایک وزیر ہوں ایک محکمے کا، میرے ساتھ رائٹ لیفٹ کو لوگ کام کر رہے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا نہ ہو کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ کمیشن لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میری آشیرواد اس کو حاصل ہوگی، ظاہر ہے، مجھے وہ مال آ رہا ہوگا، میں ان کا حصہ دار ہوں گا۔ سو یہ گولے والے، پاپڑ والے، ٹی ٹی والے سے اب بات ڈائریکٹر تک آ گئی ہے۔ اور میں کل ایک اور پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا
کہ پارکس کی دیکھیں اندازہ کریں، پارکس جہاں پر ہم جا کر ہمارے بچے ہماری فیملیز وہاں انجوائے کرتی ہیں، پارکس کے پیچھے پارکس کے پردے میں ہو کیا رہا تھا؟ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ منی لانڈرنگ سے، کرپشن سے، لوٹ مار سے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ عمرے بھی بہت کرتے ہیں، بلکہ آپ آخری 10 دن جو ہے نا وہ گزارتے ہی جا کے وہاں پہ مکہ مدینہ میں ہیں، بالکل صحیح، آپ کے لنگر خانے بھی چل رہے ہوں گے، اور اب یہ جو معاملہ ہے ظاہر اب کھل کے سامنے آنا بھی چاہیے سر. پوائنٹ ٹیکن آپ کا بسرا صاحب، ظاہر ہے اور نہ صرف آ رہا ہے بلکہ اب اس پر ہونا چاہیے ایکشن. جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہوتا کچھ نہیں ہے، کچھ دنوں بعد پھر وہ شخص ضمانت پہ باہر ہوتے ہیں. ہم یہ امید کریں گے کہ تبدیلی حکومت میں ایسا نہ ہو. چلیں پوائنٹ ٹیکن. اب ہم اپنی دوسری جو ہے جو کہ سندھ سے ہی ہے، نمرتا کا قتل یا خودکشی، یہ گتی سلجھ نہیں سکی ہے. آج بھی کچھ اپڈیٹس اس میں آئی ہیں اور اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نمرتا کا جو موبائل ہے اس کو فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ جو ڈیلیٹڈ میسیجز ہیں ان کی ریکوری کی جا سکے. اور ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ پولیس نے دی ہے مختلف چینلز کو، جو کہ میں آپ کو دکھاتے بھی رہے، جس میں کچھ گھنٹے پہلے نمرتا اپنے انہی دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی. یہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی دونوں لڑکے ہیں جو دوست ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی یہ کچھ گھنٹے پہلے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے. اور نمرتا کے جو موبائل نمبرز ہیں ان میں آخری رابطہ ان دونوں لڑکوں سے ہی نمرتا کا ہوا تھا. اور جو ایک لڑکا جو اس کا دوست ہے مہران ابڑو، اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ بھی نمرتا کا موجود تھا. اب یہ صورتحال ہے کہ ایک ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والی ہوں جو شاید کسی ٹی وی چینل پر آپ نے دیکھی ہو. بول کی ایکسکلوزیو ویڈیو ہے. ذرا آپ پہلے یہ دیکھیے کہ اس یونیورسٹی کے، اس ہاسٹل کے جو وائس چانسلر ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے. ذرا آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. انکوائری کرائیں ڈیو اما وائس چانسلر آیو، اما جی انکوائری تے اساں کو اعتماد کونے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تمام نیوٹرل مانو انکوائری کریں تو ان سے اعتماد تھیندو. ان میں تمام ہائی کورٹ کے لکھو وہ جج مقرر کریں، وہ اچھی انویسٹیگیشن کرے. بالکل پولیس بھی ان میں کمیٹی میں ہوجائے، ॿिया بھی हुजनि، तव्हां जो भी हिकु अधु नुमाइंदो हुजे. बाक़ी तव्हां जेको ॾिसो न, तव्हां खां सभु आधार पिया. असांजो पंहिंजो आहे जेको बाग़ू आहे उन खां ई कौड़ा वेठा आहिनि. त असांखे कहिड़ो एतमाद थींदो तव्हांजी कमेटी असांखे इंसाफ़ ॾींदी, या पुलिस कहिड़ो इंसाफ़ ॾींदी? असां चवंदा त अदलिया खां या इनकारी कराए वञे, बाक़ी तव्हां जेकी कमेटी आहे उहा असांखे मंज़ूर न आहे. The way he is talking with us is very objectionable. I am sorry to say. And you stop this video. ये ता बंद करो. Show. तो बंद करिए. ना बंद करिए. मसाफ या आवाज की रिपोर्ट साथ है ऐसा होता है बाकी बदमाशी नहीं करे. केरा बदमाशी भी करे. हां बदमाशी. केर दी बदमाशी करे. तो ताई गला को बात जो वो हशर करा छनी दन तो याद रखना. बंद करा तो गला वो भी लाइव थी. This is wrong. That's your word. Okay, जगह महत्व खबर ना है. धमकी ना दो. बदमाशी तो चाहिए. جی تو یہ اس وقت کی ویڈیو جب وائس چانسلر صاحبہ لواحقین سے تعزیت کرنے گئی تھیں اور وہاں پر انہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے ایک صحافی کو تھپڑ دے مارا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی حق نہیں، میں آپ کا وہ حشر کروں گی کہ آپ یاد رکھیں گے. دھمکیاں دینے پر اتر آئیں. اور اس کے بعد کی اپڈیٹ یہ ہے ناظرین کہ انہوں نے اپنے ہی یونیورسٹی کے جو ملازمین ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا، کئی کو معطل کر دیا. سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ اگر یہ خودکشی تھی تو پھر اس ہاسٹل کے یا یونیورسٹی کے ملازمین کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر یہ قتل تھا تو پھر تمام تر جو انتظامیہ تھی وہ اس کو قتل کیوں قرار دیتی رہی؟ اور اگر وائس چانسلر کا یہ رویہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے تو کیا پھر ایسے افسر کی سربراہی میں کوئی بھی انکوائری شفاف ہو سکتی ہے؟ کیا پھر وائس چانسلر اس عہدے پر برقرار رہے تو کیا یہ انویسٹیگیشن پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ جی لغاری صاحب، آپ نے یہ تمام تر صورتحال دیکھی. نمرتا ایک ایسی بچی جو بہت زبردست اور قابل ڈاکٹر بن سکتی تھی، جس کی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کے کئی خواب تھے، وہ خواب اس سے نوچ لیے گئے کیونکہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ خودکشی تھی یا قتل تھا. پھر وائس چانسلر کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ وہ پوری فیملی ڈاکٹر ہے، اس کے بھائی ڈاکٹر، وہ خود ڈاکٹر تھی. کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب
जितना भी गहराई में जाएं कि निमरता खुदकुशी कर सकती है, उसका कोई काजेज़ होने चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। घरेलू नाचाकी हो, ख़ानदान में झगड़ा हो, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस हो। जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है वो इस तरह से बाहर नहीं घूम रहा होता है। बिल्कुल, मिठाई तकसीम नहीं करता। और वो नहीं होता ऐसा 1 घंटे 2 घंटे पहले की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे कहीं भी नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई स्ट्रेस है। और जो भी वाक़या है, मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जो पुलिस अफसर थे इरफान साहब, अगर वो इंक्वायरी कर रहे होते या वो उनका तबादला ना होता, मैंने पिछले दिनों सुना है, मुझे सही मालूमात नहीं है कि उनका तबादला कर दिया गया है, अगर वो इंक्वायरी कर रहे होते तो मेरा ख्याल में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती थी और वो बहुत ज़्यादा फाल, और उन्होंने बहुत से केसेस को हल किया है। ठीक, इरफान बलोच हैं शायद, तो ये इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बहुत लाजमी है और पता चलना चाहिए। और वाइस चांसलर का जो बिहेवियर है वो किसी भी तौर पर एक डिसेंट पर्सन का नहीं है। उनका तर्ज़-ए-अमल, ऐसा तर्ज़-ए-अमल होता ही नहीं है। आप एक सोगवार इदारे से हैं, आपके इदारे की एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल ये रवैया नामुनासिब है। लगारी साहब, बसरा साहब, निम्रता वाले मामले पर मैं आपका टेक लेना चाह रही हूँ, क्या कहेंगे? देखिए सुमैया, बिल्कुल इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट को जो उनके पास बेस्ट अवेलेबल अफसर मौजूद हैं, जो अपराइट हों, जो ऑनेस्ट हों, बिल्कुल तहकीक और तफ्तीश करें कि एक जवान साल बच्ची, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसके माँ बाप को सब्र दे। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ साने है उस ख़ानदान के लिए। और जिस तरह का बिहेवियर वाइस चांसलर का नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि शी शुड बिहेव। एक तरफ इतना बड़ा साने हो गया है और वो वहाँ पे जाके सहाफ़ियों को थप्पड़ मारना, जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, मेरे ख्याल में बीइंग एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उनको तो कोऑपरेट करना चाहिए। उनको बड़ा कूल एंड काम होकर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकती हैं प्रूफ के तौर तो उनको ओहदे पर रहना चाहिए। बसरा साहब, आपके ख्याल में जो उनका बिहेवियर है, आपने खुद कहा। देखिए, मैं बिल्कुल सुमैया रिजवान आपकी बात से एग्री करता हूँ। जो मैंने अभी फुटेज आपके चैनल पे देखी है, बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग उनको उनके ओहदे से अलग करना चाहिए। ठीक, पॉइंट टेकन सर। और को उसका ऑफिशियल चार्ज देना चाहिए और वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन में कोई शफाफ हो इन्वेस्टिगेशन। सर, पॉइंट टेकन। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है काफ़ी देर से, हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन, तो चूनिया वाले मामले के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पहुंचे थे चूनिया, और उन्होंने चूनिया वाक़े के हवाले से गुफ्तगू भी की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर डॉल्फिन फोर्स तैनात कर दी गई है, ना सिर्फ चूनिया में बल्कि कसूर में भी, और अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। किसी पुलिस अफसर को नहीं बख्शा जाएगा और उसको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि चार्जशीट भी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ज़ैनब कत्ल के बाद ये वाक़यात रुकने चाहिए थे, लेकिन ये वाक़यात रुके नहीं हैं और 5 बच्चों का अगवा हुआ है एक ही मोहल्ले से, जिसमें से 2 बच्चे अभी भी मिसिंग हैं। हमने कल भी इस पर शो किया था और हमारे साथ एडिशनल आईजी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा कि हम इस पर पूरी अपनी रिपोर्ट ले रहे हैं, हम इक़दाम भी उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कल भी पता चला कि एक बच्चे को और अगवा करने की कोशिश की गई। अब बात यह है कि ये कहना कि जो अब काम नहीं करेगा वो घर जाएगा, इससे क्या ये वाक़यात रुक जाएंगे या फिर हमें इसके लिए वाकई अपनी पुलिस को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है? बसरा साहब, आप क्या समझते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग इसमें कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि वो बच्चे जो अगवा हो रहे हैं, और शायद कोई करीबी ही मुलव्विस है कि वो बच्चे अपने ही मोहल्ले से अगवा होते हैं, वो शख्स वहीं का रिहायशी है और पुलिस नहीं पकड़ पाती है, 1 किलोमीटर के फ़र्क से बच्चे अगवा होते हैं? सुमैया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि पुलिस का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और अभी तक जो वाक़यात, ख़ास तौर पे आप देखें ना, वाक़यात जब साहिवाल वाला आया, सलाहुद्दीन वाला वाक़या आया या चूनिया वाला आया, कसूर वाला आया, उसमें जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है, बिल्कुल ये ऐसे वाक़यात
मैं समझता हूँ कि पुलिस के माथे पे भी कलंक का टीका है। हम हुकूमत होते हुए हम बहुत शर्मिंदा हैं। वो पाकिस्तान जो हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया में बहुत नेगेटिव मैसेज जा रहा है। लेकिन सुमैया मैं यहाँ पे सवाल उठाना चाहता हूँ जी। देखें 70 साल यहाँ पर पंजाब के अंदर मैं अगर चूँकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि मैं कहूँ कि पंजाब एक तरफ है, बाकी तीनों सूबे जो हैं शायद वो भी उससे छोटे हैं, कि पंजाब का जो माइंड सेट रहा है, मेरा पंजाब से तल्लक है, मैं साउथ पंजाब से हुई हूँ, आप यकीन मानिएगा आज भी जो थाना कल्चर है, जो SHO है, वो माइंड सेट क्यों है कि 70 साल लगे हैं इस फितरत को बनाने में और माइंड सेट को बनाने में कि पुलिस को जो कि जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में इख्तियार है, थाना कल्चर को इतना मजबूत कर दिया गया है कि अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए। सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं इसमें कि वो यहाँ तक, सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, एक बात समझिए, मुझे बात मुकम्मल जी 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 प्लीज़ जी प्लीज़ बोलिए। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, आपने कहा थाना कल्चर, कल एक अमीर हमजा बच्चा जो कि मिसिंग है, इन्हीं बच्चों में वो अगवा हुआ था, उसके वालिद मेरे साथ थे, उन्होंने बताया 11 जून को उनका बेटा अगवा हुआ, 3 महीने 10 दिन बाद सर FIR काटी गई। क्या जुल्म है उन लोगों पर जिनके बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा और पुलिस भी ताउन नहीं कर रही? अच्छा मैं आपको समझिए सिर्फ 1-2 फिक्रे कह के, जब आप अंदाज़ा ये कीजिए कि 2500 पुलिस सिर्फ रायगढ़ में मौजूद थी उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के अंदर, और ख़ुद मॉडल टाउन के अंदर, मैं वाक़यात आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह माइंडसेट बनता है वहाँ पर, जिस तरह बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया, जिसमें आपका चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर शामिल थे, और उसके बाद जिन्होंने कत्ल किया उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और जिस तरह जाली पुलिस मुकाबलों में बंदे मारे गए। अच्छा ये है पुलिस का माइंडसेट। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें एक चैलेंज है हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए, कि ये जब तक हमने पुलिस के निज़ाम को ठीक ना किया तो मैं समझता हूँ हम में भी और उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है, हम उस पर लगे हुए हैं, लेकिन हमें जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए नहीं मिली है। अभी आपने मिसाल दी वो बच्चा जो गायब है, देखिए हालांकि हमारी हुकूमत का ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि ऑनलाइन FIR है कि जब आदमी जाएगा उसको कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई गागी नहीं है, आपने फौरी तौर पर। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, बालियां बेची हैं एक माँ ने FIR दर्ज करवाने के लिए, सर कोई उसकी सुन नहीं रहा था, वो बार बार गई है, उस बच्चे की लाश मिली है उसको। मैं क्या बताऊं आपको, हम कल 3 दिन से ये स्टोरी कर रहे हैं और अब मेरे पास अल्फाज भी खत्म हो चुके हैं। सॉरी सर, पॉइंट टेकन बस साहब। हाँ जी 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 एक फिक्रा कहने दीजिएगा जी सर, प्लीज कहने दीजिएगा। यकीन मानिए हम सब लोग भी बच्चों वाले हैं, ये कसूर वाला वाक़या हो, चूनिया वाला वाक़या हो, ये यकीन मानिए कि इस तरह लगता है कि जैसे हमारे लखते जिगरों के साथ हो रहा है और बिल्कुल बाइस शर्मिंदगी है। इंशाल्लाह इस पुलिस को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई करेंगे जो मिसाली होगी। पॉइंट टेकन सर, अल्लाह करे वाकयात रुक जाएं। लगारी साहब वाकयात जो रुकने चाहिए वो रुकते नहीं हैं, पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हो सकी हैं, 1 साल हो गया है, चाहे वो टॉर्चर सेल्स हों या फिर ये अगवा ज्यादती कत्ल के वाकयात हों। सर क्या हो रहा है ये पंजाब में? असल में मुझे बाद दफ़ा कुछ और भी पहलू हैं हमने जिन्हें सोचना होता है इस पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में, बल्कि इस बड़े सगीर में। हमारी तहजीब की अलामत क्या है? बाबा बुल्ले शाह हमारी तहजीब की अलामत है। हमारी अमन दोस्ती, हमारी रवादारी, हमारी रोशन ख्याली, हमारी बेहतर सोच, हमारी अच्छी सोच, हमारी एडवांस सोच की बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन नुमाइंदगी जो है हज़रत बाबा बुल्ले शाह करते हैं। और उनके शहर को टारगेट करने का मतलब है कि आपने हमारी तहजीब की और तहजीब की सबसे मोतबर तरीन और सबसे मौसर तरीन अलामत पर अटैक किया है। ये अटैक इस तरह का है और इतने गंदे तरीके से, इतने गलीज़ और घटिया तरीके से किया गया है कि इसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती है। उससे पहले जनरल ज़िया के पूरे दौर में हमारी एक और बड़ी तहजीब की मिसाल जंग शहर थी और हम हीर सियाल को कभी भी नहीं भूलते हैं, अपने किसी भी किस्से में नहीं भूलते हैं। और उस शहर को और हीर सियाल के शहर को और जंग को किस तरह से दहशत गर्दी का गढ़ बना दिया गया था और वहाँ पर हमारी इस तहजीब की सबसे बड़ी अलामत को
पूरे तरह से मिटाने की कोशिश की गई और वहाँ अब भी उस तरह की सूरत हाल मौजूद है और कसूर में भी ये सूरत हाल मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो तहजीब दुश्मन हैं, जो हमारी बेहतरीन अलामतों के दुश्मन हैं, वो लोग भी इस तरह के काम में मुलविस हो सकते हैं, आम जराइम पेशा होंगे। ये क्या बात हुई कि जनाब मालूम हुआ कि वो जो है फिल्में बनाते थे, अच्छा आपने उनका कलाकमा कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, सज़ा हो गई। वो ज़ैनब को ले गया था, ज़ैनब की शहादत हुई, उसके बाद वो बंदा पकड़ा गया, उसको सज़ा हो गई, उसकी फांसी से लाश उसके घर पर आ गई और उसके बाद क्या हुआ, फिर ये सिलसिला शुरू है। इसका मतलब ये कि इसके पीछे कोई और ही है और ये पकड़ना होगा, काम करता है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में उस ज़हन को आपने शिकस्त देनी है। मुझे नहीं मालूम कि ये वाक़यात इस तरह के कब तक होते रहेंगे और कब तक इन वाक़यात को थमने का कोई सूरत हाल पैदा होगी। असल बात यह है कि उस ज़हन को शिकस्त देनी है जो ऐसा हमारी अमन की और हमारी शराफत की और हमारे इस पूरे के पूरे खित्ते की सबसे बड़ी अलामत के ऊपर जो अटैक करता है, अगर वो ज़हन शिकस्त खाता है तो ही ये वाक़यात रुक सकते हैं। सर पॉइंट टेकन, बड़ी आपने अच्छी बात की कि हमें पीछे देख ज़हन कौन सा है जो ये तमाम तर सूरत हाल को ख़राब करता है। खैर मूविंग ऑन, और आज एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई नाजरीन। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में ऑडिट साल 2018 और 19 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें हुकूमती खातों में 1 खरब 56 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी की निशानदही की गई। आपको बता दूं कि ऑडिट पैराज ये फंड्स हैं माली साल 2017-18 के, जिसे ऑडिट साल 2018-19 कहा जाता है। ऑडिट साल 2018 के अकाउंट्स में ऑडिट एतराज़ात गुज़िश्ता साल के 58 अरब रुपए के मुकाबले में 87% ज़्यादा हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में एतराज़ात उठाए गए। हुकूमत ने 280 अरब रुपए के आलमी बॉन्ड्स 8.25% और 7.25% शरह सूद पर वफाकी काबीना के बजाय वज़ीर आज़म की मंजूरी से जारी किए। हालांकि क़वायद के मुताबिक आलमी बॉन्ड जारी करने की मंजूरी वफाकी काबीना देती है। इजाफी शरह सूद की वजह से ऑडिट में 280 अरब रुपए की रकम को बग़ैर सवालात उठाए जाने के खिलाफ ज़ाबिता और नाजायज़ करार दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में यह एतराज़ किया गया कि बड़ी रकम पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से रेगुलाइज की जाती है, जो कि नहीं हो सकी। पब्लिक अकाउंट्स की मंजूरी के बगैर इन रकूमात में करप्शन या फिर गबन शामिल होता है। ऑडिट इंकशाफात 50 में से 40 वफाकी इदारों के अवामी फ़ंड की स्क्रूटनी में सामने आए हैं, जबकि 10 लाख रुपए से कम अखराजात को तो ऑडिट में शामिल ही नहीं किया गया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं इस खबर पर, उनसे तफसीलात जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये 2017 और 18 के ऑडिट्स हैं और अब इसमें बताया जा रहा है 50 में से 40 वफाकी इदारे हैं जहाँ पर ये स्क्रूटनी हुई है। कितना घपला है, कितना इसमें खुर्द-बुर्द है? जी, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें वफाकी वजारतों और डिवीजन में ऑडिट साल 2018-19 की रिपोर्ट ये जारी की गई है। हुकूमती खातों में 15 खरब 673 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी की निशानदही की गई है। ऑडिट साल 2018 के अकाउंट्स एतराज़ात में ये बताया गया है कि गुज़िश्ता साल के 5 खरब 812 अरब रुपए के मुकाबले में 87% ज़्यादा ये एतराज़ात आए हैं। इसमें बहुत से अदारे हैं जिनके एतराज़ात आए हैं, जिनमें पावर डिवीज़न है, टेलीकम्युनिकेशन है, PTA है और इसके साथ साथ जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड रेगुलेशंस है, इसके साथ वो और जितनी भी वजारतें डिवीजनें जो मौजूद हैं उनके जो इसमें काफ़ी बाबता के महकमे हैं, राइट बैंक कनाल है और इसके साथ साथ इसमें जो पाकिस्तान फाउंडेशन हाउसिंग फाउंडेशन स्कीम है उनके हवाले से है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे मोटरवे प्रोजेक्ट है और डिफेंस के हवाले से भी बहुत सी जो रिपोर्ट्स हैं इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी स्कीमें भी हैं जिनको इस हवाले से सामने रखा गया है और ये वो अदारा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि बुनियादी तौर पे आईन पाकिस्तान के तहत जी इस बात का ये हक रखता है कि वो चेक करे कि पूरे पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनमें कितने फंड जारी हुए, कितने फंड इस्तेमाल हुए, क्या उन फंड को रेगुलराइज किया गया, क्या उनको सही इस्तेमाल किया गया, क्या उनमें
कोई करप्शन हुई। ये बड़े सवालात हैं मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं चाहूँगी कि दोनों गेस्ट से टेक ले लूँ इस पर। तो बसर साहब आप पहले कहिएगा, सर ज़ाहिर है हुकूमती इक़दामात बड़े अहम होंगे, मौसर माली इंतज़ामात देखने होंगे ताकि जो फंड्स जाएँ उनके सही इस्तेमाल भी किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसीलिए तो डेवलपमेंट जो फंड्स हैं जो खुर्द बुर्द होते हैं, जो लगाए नहीं जाते हैं, जो खा लिए जाते हैं, तो इसीलिए आज आप देख लें कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्थ के हवाले से हो, वो एजुकेशन के हवाले से हो, वो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वो क्यों तबाही और बर्बादी का शिकार है। इसका मतलब है कि ये जो अभी आज रिपोर्ट आई है ये बहुत अलार्मिंग है। और एक मैं आपको कह दूं, ये हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जितने हमारे इदारे हैं, ये तमाम के तमाम हकायक कौम के सामने रखेंगे। ठीक है, वो हमारे अभी तक ये बात ज़हन में रख लें, ये पिछले दौर के हैं, ये हमारे दौर की ऑडिट रिपोर्ट जी बिल्कुल सर, मैंने वाज़ेह की है, गवर्नमेंट की ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल मैंने वाज़ेह की है, मैंने वाज़ेह की है, ये पिछली गवर्नमेंट। और यही माजी में, चूंकि माजी में जिस तरह पॉइंट टेकन बसरा साहब, तमाम चीजें मुकमका के कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट टेकन लगारी साहब, मैं चाहूंगी क्विकली सर अपना टेक भी आप दे दें। जी बसरा साहब, जिस तरह से वफाकी वजारतों में, वफाकी डिवीजन्स में घपले होते हैं, खुर्द बुर्द होती है, बदनुमानियाँ होती हैं, उसका एक सबब ये भी है कि हम एक 4 सूबों का ये वफाक है और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर हमारे साथ हैं जी सर, और इसमें और यूनिट भी बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि तमाम यूनिट्स के मजमूई बजट से कई गुना ज़्यादा हमारा फेडरल बजट होता है, बिल्कुल सही, जिसके ज़िम्मे डिलीवरी के काम इतने ज़्यादा नहीं है। यही काम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खुर्द-बुर्द भी सामने आती है। अगर वहाँ खुर्द-बुर्द होती है, इतने बड़े पैमाने पर होती है और इतने बड़े पैमाने पर हमारी रकूम ज़ाय होती हैं, तो फिर तो कोई बात पुरस होनी चाहिए, बिल्कुल बात पुरस होनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका भी, शौकत बसरा साहब आपका भी। प्रोग्राम खत्म करने से पहले को बताता हूँ, बसरा साहब ने कहा, मैंने भी वाज़ेह किया कि 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, तो नून लीग जो ट्विटर पर ट्वीट्स कर रही है, ज़रा प्लीज़ देख लीजिए कि आपके ही वक्त के समांतर ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, तो आप अपने ही आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।